चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका आज का जो वीडियो है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डीएल नॉमेनक्लेचर एंड सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल से रिलेटेड फिर कुछ और चीजें भी आपको आएंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। पहले डीएल पे आते हैं। डीएल नॉमेनक्लेचर के लिए आप इससे पहले एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को समझिए। कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में एक कंपाउंड होता है आपका ग्लिसरल्डिहाइड OH, ये है ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है ना। अब ग्लिसरल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है एक्चुअली, ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड में कितना किरल सेंटर है भी आपका? एक किरल सेंटर है ना। देखिए ये किरल सेंटर, इससे CHO जुड़ा है, OH जुड़ा है, H जुड़ा है, CH2H जुड़ा है, ठीक है। तो इस किरल सेंटर पर कितने हमारे पास पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं? ये होता है ना फॉर्मूला 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर क्या है? किरल सेंटर का नंबर कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? 2 कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, ठीक है। अब वो 2 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकते हैं जरा सुनना। एक बार OH राइट साइड रखते हैं, H को लेफ्ट साइड रखते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड, मतलब डी कॉन्फ़िगरेशन हो गई एक तरह से, ठीक है ना। और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? CHO CH2 OH, ठीक है ना। तो आप दूसरा पॉसिबिलिटी ये दे सकते हैं कि आपका OH लेफ्ट हो और H राइट हो, दैट विल बी कॉल्ड एज L ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना। अब दो ही क्यों कहा मैंने? ये इन्हीं को H और OH को ही क्यों वेरिएशन किया? देखिए फिशर प्रोजेक्शन दिखाएगा मैंने, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन फॉर्म में जब हम दिखाते हैं कंपाउंड को तो फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन का रूल होता है कि आपका कार्बन चेन वर्टिकल होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड बी वर्टिकली। और दूसरा रूल ये भी होता है फिशर का कि मोर ऑक्सीडाइज्ड जो होता है, बड़ा फंक्शनल जो होता है, वो टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन होना चाहिए, और लेस ऑक्सीडाइज्ड या छोटा फंक्शनल ग्रुप बॉटम ऑफ द वर्टिकल लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों की पोजीशन तो आपका फिशर रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप ही फिक्स हो गई, तो बची यही दोनों है। इसलिए इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन, एक का नाम आपने क्या कहा? डी ग्लिसरल्डिहाइड का, एक का नाम आपने क्या कहा? एल ग्लिसरल्डिहाइड का, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, ये कहता है कि एज लाइक टू डी एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। देखिए ये एक मैं कंपाउंड बनाता हूं आपको, CH2OH OH H OH sorry H and OH H OH then OH and H, ये हो गया। इस कंपाउंड में 4 किरल सेंटर हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4। तो ये डीएल नॉमेनक्लेचर कहता है, ये जिसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। रिलेटिव क्यों कहते हैं बताएंगे इसको। ये कहता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, ये केवल कार्बोहाइड्रेट के लिए एप्लीकेबल आपका नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, यह कॉन्फ़िगरेशन है। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एंड से, एंड मतलब टर्मिनल से, ठीक है, फारदेस्ट जो आपका किरल सेंटर होगा, ये फारदेस्ट किरल सेंटर, उस पर यदि कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह है? एज लाइक टू डी ग्लिसरल्डिहाइड। एज लाइक टू डी ग्लिसरल्डिहाइड मतलब OH राइट और H लेफ्ट, ठीक है। तो आप इस कंपाउंड का कैसा कॉन्फ़िगरेशन है कहेंगे? डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब कंपाउंड का नाम पता है तो ठीक है, डी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड जो भी है उसका नाम लिख लो, अदरवाइज आप खाली डी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो उसको। जैसे आप, मुझे नाम पता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी ग्लूकोज कह दिया मैंने इसको, क्योंकि मुझे पता है ये ग्लूकोज है तो आपका डी ग्लूकोज कह दिया। तो इससे हमको एक चीज, डी ग्लूकोज कहने से हमको एक चीज समझ में आती क्या, कि ग्लूकोज में फारदेस्ट किरल सेंटर पर क्या होता होगा? OH राइट साइड होता होगा। ये हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड की तरह कॉन्फ़िगरेशन है एट द फारदेस्ट किरल सेंटर फ्रॉम द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एंड, तो क्या कहलाएगा? डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। और बाई चांस किसी कंपाउंड में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एंड से फारदेस्ट किरल सेंटर पर OH लेफ्ट होता, एज लाइक टू एल ग्लिसरल्डिहाइड, देन दैट विल सेट टू बी या सेट टू हैव एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा डीएल नॉमेनक्लेचर क्या होता है।
अब इसको रिलेटिव नॉमेनक्लेचर क्यों कहा? क्योंकि हम इन दोनों को रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हुए या कंसीडर करते हुए अदर कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट में क्या है कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। हम कह रहे हैं कि इसकी तरह होगा फारदेस्ट पे तो डी होगा, इसकी तरह होगा तो हम कह रहे हैं उसको एल कहेंगे। तो ये क्या होगा? रेफरेंस कंपाउंड है इस नॉमेनक्लेचर के, ठीक है? इसलिए इनके रिस्पेक्ट में ये नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड किया जा रहा है। नॉमेनक्लेचर क्यों? क्योंकि नाम के आगे लगा हुआ है तो नाम का हिस्सा बन गया, क्या है, इसलिए इसको नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर रहा है कि OH लेफ्ट होगा राइट होगा, इसलिए हम इसको क्या भी कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक है? तो दो नाम कह लो, या तो डीएल नॉमेनक्लेचर कह लो या डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं इसको आप, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। रिलेटिव क्यों कहा? समझ में आ गया? इन दोनों के रिस्पेक्ट में अदर कार्बोहाइड्रेट के कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड किया जा रहा है, इसलिए रिलेटिव करें। लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखना कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एंड से फारदेस्ट चिरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा कि OH राइट है या लेफ्ट है, एज लाइक टू डी एंड एल, ठीक है? अब इसका ड्रॉबैक क्या है देखिए, अब हमने डी ग्लूकोज कहा तो डी ग्लूकोज कहने पर हमारे दिमाग में एक इमेज क्या क्रिएट हुआ कि फारदेस्ट चिरल सेंटर पे OH राइट होगा, डी कहते हैं, ये समझ में आ गया। लेकिन ग्लूकोज में तो 3 चिरल सेंटर है ना, सॉरी 4 चिरल सेंटर है, तो 3 और चिरल सेंटर अभी प्रेजेंट है जिनके बारे में ये नॉमेनक्लेचर ये कॉन्फ़िगरेशन कोई भी आइडिया आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है? तो डीएल नॉमेनक्लेचर का क्या है ड्रॉबैक क्या होगा? मल्टी चिरल सेंटर वाले स्पीशीज में केवल फारदेस्ट चिरल सेंटर पर ही कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकता है, सभी चिरल सेंटर पे ये कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड नहीं कर सकता है। तब जाकर के आपका एक नया आपका जो क्या है कॉन्फ़िगरेशन को हो या एक नया नॉमेनक्लेचर आपका ओरिजिन में आया है। दैट नॉमेनक्लेचर इज नोन एज RS नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है? ये इसको हम एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहते हैं, ठीक है? ये तो किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें, वहां किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसे ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी है जो हर चिरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है, या इसी को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? क्या? RS नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं इसको, ठीक है? अब RS को डिफाइन करने के लिए ये हम पहले इसका यूज करेंगे सीक्वेंस रूल का, ठीक है? तो सीक्वेंस रूल से तब हम RS पे आएंगे। तो सीक्वेंस रूल क्या होता है जरा सुनिएगा, ठीक है ना? सीक्वेंस रूल का दूसरा नाम होता है CIP रूल भी कहते हैं इसी को, ठीक है ना? सीक्वेंस रूल को हो या CIP रूल को, बात एक ही है। कैसा? CIP क्यों कहते हैं अभी डिफाइन करता हूं, देखिए ये कहते हैं ना इसको CIP रूल्स भी कहते हैं। देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है? किसी भी कार्बन सेंटर से 4 डिफरेंट एटम, और मैं एग्जांपल के थ्रू ही चलता हूं, 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके कार्बन सेंटर से। तो ये कहता है किसी भी कार्बन सेंटर से अटैच जो आपके डिफरेंट एटम और ग्रुप्स हैं उनको यदि आपने प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ही आपका इन रूल्स को प्रपोज किया गया। किसने किया था? ये केमिस्ट का नाम है खान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, ठीक है? इन तीनों ने कंबाइंडली इस रूल को प्रपोज किया। इन रूल्स को 4 रूल हैं उनको प्रपोज किया, इसलिए CIP कहते हैं, ठीक है? और कार्बन सेंटर से जुड़े हुए एटम और ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए दिया गया, इसलिए सीक्वेंस रूल कहते हैं इसको। सीक्वेंस 1 कौन होगा, 2 कौन होगा, 3 कौन होगा, 4 कौन होगा, ये डिसाइड करने के लिए हम प्रपोज कर रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस रूल भी कह रहे हैं। और जिन्होंने प्रपोज किया उनके नेम का फर्स्ट लेटर हमने यूज किया, इसलिए उसके अकॉर्डिंग CIP रूल्स भी कहते हैं, ठीक है? अब देखिए फिर इसमें इस कार्बन सेंटर से 4 डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है, अटैच्ड है। तो ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन में प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा भैया? प्रायोरिटी ऑर्डर CL नंबर 1 होगा। रूल ये कहता है कि कार्बन सेंटर से जुड़ा हुआ वो एटम या ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जैसे OH जुड़ा है तो डायरेक्टली कौन जुड़ा है? O जुड़ा है इसके साथ, H नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है? यहाँ CH3 है तो कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली इसके साथ, ठीक है? तो जो डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़े हुए हैं उनमें से डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा प्रायोरिटी उतना ज्यादा होगा। रूल समझा ना? कि भैया इस कार्बन सेंटर से अटैच्ड डायरेक्टली जो अटैच्ड है उन एटम में से जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उस ग्रुप या एटम की प्रायोरिटी उतनी ज्यादा। तो Cl 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो नंबर 1 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन है तो ये 8 एटॉमिक नंबर वाला होता है, कार्बन होता है 6 एटॉमिक नंबर वाला होता है। तो पहले ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दे देंगे, तो इसका करस्पॉन्डिंग ग्रुप क्या होगा? OH, ये नंबर 2 प्रायोरिटी पे।
फिर कार्बन का करस्पॉन्डिंग ग्रुप क्या है, CH3 नंबर 3, और लीस्ट कौन होगा, हाइड्रोजन, 1 एटॉमिक नंबर, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता भैया, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 प्रायोरिटी हो गया आपका, ठीक है। रूल नंबर 2, अब बाई चांस कभी सिचुएशन ऐसी आ गई PDT, ठीक है ना, और एक आपने क्लोरीन ले लिया, तो रूल नंबर 1 ऑलवेज डोमिनेटेड होगा, है। पहले आप अप्लाई रूल नंबर 1 को ही करेंगे। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रायोरिटी किसका है, सॉरी एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का, तो नंबर 1 प्रायोरिटी क्लोरीन का हो जाएगा। अब इस कार्बन सेंटर से अटैच्ड 3 जो रिमेनिंग है आपके, वो कौन है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम, ये होता है ना 1H1 1H2 1H3, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है ना भैया, तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो सेकंड प्रायोरिटी के दावेदार तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर 2 सभी होना चाहेंगे। तो यहां पे आपको नंबर 2 तीनों में से हम किसको देंगे, क्योंकि हम एक पॉइंट पहले कहीं पढ़े होंगे जब किरल सेंटर डिफाइन किए थे, तो हम बताए थे कि आपका आइसोटोपिक एटम्स या आइसोटोपिक ग्रुप्स जब कहीं पे जुड़े रहते हैं तो डिफरेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब ये तीनों डिफरेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो तीनों हाइड्रोजन, लेकिन आइसोटोपिक हाइड्रोजन है, तो आइसोटोपिक हाइड्रोजन अलग अलग, 3 अलग अलग हाइड्रोजन की तरह या 3 अलग अलग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे आपके, ठीक है। तो इनमें से नंबर 1 प्रायोरिटी कौन होगा, जिसका मास नंबर ज्यादा होगा। आइसोटोप के केस में मास नंबर ज्यादा जिसका होगा ट्राइटियम का, वो नंबर 2 प्रायोरिटी, फिर ड्यूटेरियम का, फिर प्रोटियम को 1H1 कहते हैं, ठीक है ना, PA। सेकंड रूल समझ में आया ना। आइसोटोप के केस में पहले तो आप फर्स्ट रूल जहां तक लग रहा है वहां तक लगा देंगे, उसके बाद आइसोटोप के केस में यदि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एटॉमिक नंबर सेम हो गया, तो मास नंबर को देख करके आप उनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। देन थर्ड रूल क्या कहता है, ये भैया तीसरा रूल। अब ये कार्बन सेंटर से आपका सपोज CH3 CH2 एंड CH3 इथाइल ग्रुप हो गया, क्लोरीन और सपोज NH2, बोले इस कार्बन सेंटर से रूल नंबर 1 ऑलवेज लगेगा, फिर जहां से रूल नंबर 1 नहीं लगेगा 2 लगेगा, 3 लगेगा या 4 लगेगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग नंबर 1 प्रायोरिटी क्लोरीन होगा, 17 एटॉमिक नंबर है। फिर नंबर 2 ये कितना है, 6 कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है, ये भी 6 है, ये कितना है, 7 है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो इसका ग्रुप NH2 नंबर 2 प्रायोरिटी पे आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर 3 प्रायोरिटी के लिए देखिए, ये भी एटॉमिक नंबर 6 है, ये भी एटॉमिक नंबर 6 है, ग्रुप तो डिफरेंट है, इथाइल और मिथाइल है, लेकिन डायरेक्टली अटैच एटम तो दोनों का सेम है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखेंगे कि इससे कितना जुड़ा हुआ है, इससे कितना जुड़ा है, 3 H जुड़े हैं, तो 3 एटॉमिक नंबर जुड़ गया है। इससे क्या जुड़ा है, 2H, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 2 एटॉमिक नंबर 2H और एक कार्बन जुड़ा है इससे डायरेक्टली, तो 6 जो कार्बन CH3 वाला कार्बन है वो भी जुड़ा है ना CH2 से, इसको आप खोल के लिखेंगे तो ऐसे होगा ना, H और CH3 ये होगा, तो इससे क्या जुड़ा है, 2H और एक कार्बन, तो 6 7 8, तो आपका क्या होगा, नीचे इससे 8 एटॉमिक नंबर अटैच्ड है और इससे कितना जुड़ा है, 3 जुड़ा हुआ है, तो जिससे ज्यादा एटॉमिक नंबर अटैच्ड होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो CH2 CH3 मोर प्रायोरिटी, देन फाइनली CH3, ठीक है। जहां फर्स्ट रूल नहीं लगेगा वहां से आपका सेकंड लगेगा या थर्ड लगेगा या फोर्थ लगेगा, इतनी बात समझना है। देन फोर्थ रूल ये है C ट्रिपल बॉन्ड N H NH2 C डबल बॉन्ड O H CHO, ठीक है। नंबर 1 प्रायोरिटी फर्स्ट रूल लगाएंगे भैया, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड को चेक करना है, ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 7 होता है ना, तो NH2 नंबर 1 प्रायोरिटी। अब लीस्ट तो हाइड्रोजन हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 एटॉमिक नंबर से नीचे कोई हो ही नहीं सकता है, 2 एंड थर्ड पोजीशन छोड़ो, 4th हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी 6 एटॉमिक नंबर, ये भी 6 एटॉमिक नंबर, इससे कितना अटैच्ड है, नॉर्मली यदि मैं तीसरे रूल से चलूंगा तो 8 और 1 9 अटैच्ड है, इससे कितना जुड़ा है, 7 अटैच्ड है, तो CHO को बड़ा होना चाहिए, यहां होना चाहिए, CN को यहां होना चाहिए, बट होता एक्चुअली ये है CN और ये CHO। इसके लिए फर्दर रूल आता है, ये कहता है कि आपका C डबल बॉन्ड O है,
तो आप ये कंसिडर करके चलेंगे कि कार्बन 2 ऑक्सीजन से अटैच है। आई बात समझ में? तो 8 2 जा ईच ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, तो इससे कितना अटैच्ड है 17। ये ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो आप मान के चलेंगे कि कार्बन 3 नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो ईच नाइट्रोजन का 7 7 3 जा 21 से अटैच्ड है, ठीक है? तो ये 21 से अटैच, ये 17 से। तो मल्टीपल बॉन्ड वाले केसेस में ये मान के चलना है कि वो उस पर्टिकुलर एटम से उतनी बार अटैच्ड है। डबल बॉन्ड है तो 2 बार, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बार अटैच्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग तब CN नंबर 2 आएगा, CHO नंबर 3 आएगा, ठीक है? तो ये आपके CIP रूल्स। और इससे पहले हम चलते हैं DL नोमेनक्लेचर, देन अब जाकर के यही CIP रूल है जिसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस रूल कहते हैं। किसी भी कार्बन सेंटर से अटैच्ड 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, 1 2 3 4 प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ये 4 रूल प्रपोज किए गए। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आगे जाकर के हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा भी उसमें RS नोमेनक्लेचर डिफाइन करेंगे हम, और एक और रूल इसी से आएगा, EZ नोमेनक्लेचर भी आता है, ठीक है? तो 2 नोमेनक्लेचर आपका इन्हीं CIP रूल्स के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये रूल्स को बड़े अच्छे से वॉच करिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं लेके चला हूं, तो आप कोशिश करेंगे तो अगला वीडियो आपको समझने में बहुत कंफर्ट होगा, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।